वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, अभी हम लोग बात करेंगे सीटेट के हिंदी पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में कई दफ़ा पूछा गया है और इसकी प्रोबेबिलिटी 90% है कि आपके सीटेट एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाएगा। आपको मॉक टेस्ट समझ के इसको देना है और लास्ट में आपको कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि आपके टोटल कितने सही हुए हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए, बीच बीच में हमने कभी नहीं कहे हैं कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बस आपकी मोरालिटी बनती है कि हम आपको अगर जेन्युइन तैयारी करा रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी एक विचार को औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है। यानी कोई बात जो है, कोई विचार को पहले औपचारिक तरीके से संप्रेषित मतलब उसको एक्सप्रेस किया जाता है, फिर उसी विचार को अनौपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है। एक भाषिक वक्ता की इस स्थिति को क्या कहेंगे? तो क्या कर रहे हैं, पहले हम उसको फॉर्मल तरीके से संप्रेषित कर रहे हैं, फिर उसको इनफॉर्मल तरीके से एक ही बात को हम दो भाषा में बोल रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? समाज भाषा विज्ञान बोलेंगे, कोड बदलना या कोड स्विचिंग बोलेंगे, कोड मिलाना या कोड मिक्सिंग बोलेंगे, या फिर बोलियां बोलेंगे। तो इसको बोला जाता है कोड बदलना यानी कोड स्विचिंग। आपने क्या किया, पहले उसको औपचारिक बोला फिर बाद में अनौपचारिक बोला, तो ये हो गया कोड बदलना। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सीटेट के लिए हिंदी पेडागोजी है। आप इस सीरीज को बिल्कुल देखना ना भूलें, क्योंकि यहाँ से आपको सीटेट में बहुत लाभ होने वाला है। बिल्कुल जेन्युइन तैयारी कराई जा रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है, नॉम चॉम्स्की समर्थन करते हैं कि जो नॉम चॉम्स्की साहब है वो क्या समर्थन करते हैं? पहला है, बच्चे द्रुत गति से भाषा अर्जित करते हैं, मतलब बच्चे को भाषा अर्जित करने में कठिनाइयाँ आती है, तो इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। और दो में है, सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक जैसा होता है। तो ये तो कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक नहीं, ये बल्कि सही है। और आगे है, भाषा का विकास अधिकांश बच्चों में समान आयु के आसपास होता है। नहीं, देखिए ये माहौल पे डिपेंड करता है कि आपके वहाँ आपकी संस्कृति कैसी है। आपकी संस्कृति अगर आपके का जो मदर टंग है उसको इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, आपको ज़्यादा मौका मिल रहा है, तो आप भाषा को पहले सीख सकते हैं। और जहाँ आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, आपको वहाँ सीखने में लेट हो सकती है, तो सी यहाँ पर नहीं होगा। और डी में है, भाषा केवल सीखी जाती है। ये बिल्कुल गलत है। भाषा केवल सीखी नहीं जाती है, ये अर्जित भी की जाती है, क्योंकि आगे है कि ये अर्जित नहीं होती है, तो ये अर्जित होती है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड में क्या है कि सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांश क्या होता है, वो एक जैसा होता है। यानी सभी जो संस्कृति होती है उसमें भाषा सीखने का जो रूप होता है वो लगभग एक जैसा होता है। तो सेकंड बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है, नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है। तो नॉम चॉम्स्की साहब को अगर आपने पढ़ा है तो उन्होंने क्या दिया था? यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया था। आपको ये अच्छी तरह याद होनी चाहिए कि इन्होंने एलईडी की बात की थी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की थी, और इन्होंने कैसे बच्चों के बारे में बताया कि भाषा कैसे बच्चे के अंदर कार्य करती है। तो यूनिवर्सल ग्रामर यानी सार्वभौमिक व्याकरण की बात किसने की थी? नॉम चॉम्स्की साहब। इन्होंने सांकेतिक भाषा के बारे में कोई बात नहीं की, बुनियादी शिक्षा की बात नहीं की है, ना ही व्यवहारिक शिक्षा की बात की है। तो सेकंड बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले से शुरुआत करते हैं। यानी भाषी जो है वो किसको कहेंगे? जब बच्चे स्कूल आते हैं तो अपनी भाषा को सीखने से पहले उन्हें एक भाषा पर पकड़ होती है, उन्हें अपनी मातृभाषा पर पकड़ होती है। तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा कि स्कूल आने से पहले बच्चे क्या करते हैं? अपनी मातृभाषा को जान लेते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऑप्शन दो में है द्वितीय भाषा। तो द्वितीय भाषा के लिए स्कूल जाना पड़ेगा, एक फॉर्मल माहौल में जाना पड़ेगा। संकेत भाषा के लिए भी फॉर्मल माहौल में जानेगा, और बहुभाषाओं के लिए तो खैर जाना ही पड़ेगा। यहाँ ये बोला गया है कि भाषा सीखने से पहले वो अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं। यानी बच्चे जब सेकंड लैंग्वेज सीखेंगे तो कोई लैंग्वेज तो आना चाहिए ना, तो उन्हें क्या आता है? मातृभाषा आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में डैश
के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जा सकता है या किया जाता है। तो क्या बोला है कि द्वितीय भाषा के जब हम शिक्षण शास्त्र से अभ्यास करेंगे तो किसके द्वारा संरचना को यानी कॉन्सेप्ट को या बनावट को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जा सकता है। पहला है सामान्यतः प्रयोग होने वाले वाक्य विन्यासों और अभ्यास तथा पुनरावृत्ति। तो आपको पता है अभ्यास और पुनरावृत्ति, इसको पहले काट देना है। और 2 में है रोचक विशेष सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंत क्रिया। जहाँ पढ़ने की बात आएगी, हमने पहले भी कहा था पढ़ने की बात जहाँ आएगी वहाँ क्या होगा, अर्थपूर्ण एक वर्ड आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अर्थपूर्ण है। जब बच्चा दूसरा भाषा को सीखेंगे तो दूसरा भाषा के जो शिक्षण शास्त्र को जानेंगे, अभ्यास करेंगे उसका, तो उसे कौन ऐसा चीज़ है जो उसको आत्मसात करने में मदद करेगा। तो क्या, एक रोचक सामग्री होना चाहिए और अर्थपूर्ण होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि सामग्री है वो रोचक है लेकिन अर्थपूर्ण नहीं है, कोई मीनिंग नहीं निकलता है, तब तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, लेकिन हम बाकी ऑप्शन को चेक करेंगे। भाषा के अर्थपूर्ण अंतरण, यानी भाषा को जो है अर्थपूर्ण अपने अंदर समा लेना। तो उसके लिए बच्चे हैं, सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं, सेकंड लैंग्वेज का पेडागोजी सीख रहे हैं, तो क्या उन्हें रोचक सामग्री चाहिए। तो ये कम सही है, सही तो है लेकिन कम सही है। और चौथा है अवलोकन तथा सहायता देने से। ये भी सही है कि अवलोकन तथा सहायता देने से, लेकिन उससे ज़्यादा सही है कि रोचक सामग्री होना चाहिए और अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड ज़्यादा सही है। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्यपुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है। किसी भी पाठ्यक्रम जो होता है उसका इसमें से कौन ऐसा जो है मूलभूत मानदंड होता है, यानी स्टैंडर्ड होना चाहिए, या कौन ऐसा जो है जो एक अच्छे बुक में, अच्छे पाठ्य पुस्तक में होना कोई ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन 1 में है भाषा एवं शब्द भंडार। तो उस बुक्स में भाषा अच्छे से भाषा को दिया जाना चाहिए और शब्द भंडार होना चाहिए। विषय वस्तु, बिल्कुल वैसे विषय वस्तु जो है वो बच्चों से संबंधित होना चाहिए, बच्चों की दैनिक दिनचर्या से संबंधित होनी चाहिए। तो ये भी सही है। 3 में है शैली एवं योजना, यानी भाषा को कैसे प्रस्तुत किया जाए इसकी शैली सही होनी चाहिए, और एक जो है योजनाबद्ध तरीके से होनी चाहिए। तो थर्ड भी बिल्कुल सही है। चौथा में है मुद्रण एवं जिल चढ़ाना। देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं कि किताब का जो है मुद्रण और अच्छे से जिल चढ़ाया हुआ है, किताब में अच्छी जो उसके जिल में उसको फ़ोटो दिया हुआ है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा गलत, और जो गलत होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौन पाठ का लाभ नहीं है। बच्चे जब मौन पाठ पठन पढ़ते हैं यानी मन ही मन में पढ़ते हैं, तो इनमें से कौन सा उसका लाभ नहीं है। ऑप्शन ए ये है, यानी ऑप्शन 1 में है ये विद्यार्थियों की झिझक और संकोच दूर करता है। तो जब बच्चे मौन पठन करेंगे, मन ही मन में पढ़ेंगे, तो उनकी झिझक दूर नहीं होगी और उनका संकोच भी दूर नहीं होगा। तो ये गलत है, और जो गलत है वो सही है, लेकिन हम बाकी 3 ऑप्शन को चेक करेंगे। यह विद्यार्थियों की ऊर्जा बचाता है। जब बच्चे को बोलना नहीं पड़ेगा तो उन्हें उनकी ऊर्जा ऑब्वियसली बचेगी, तो ये सही है। विद्यार्थी समझ एवं चिंतन से अर्थ ग्रहण करते हैं। आप जब देखते होंगे यूपीएससी बीपीएससी के जो लोग तैयारी करते हैं वो क्या करते हैं, मौन पठन पढ़ते हैं। तो उससे क्या होता है, समझ और चिंतन, उनकी अर्थ जो समझना चाह रहा है वो बढ़ता है। तो सेकंड भी थर्ड भी सही है। और 4 में है ये विद्यार्थियों में स्वतः अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित करती है, यानी ये विद्यार्थियों को मन ही मन में या खुद में ज़्यादा पढ़ने का जो है प्रवृत्ति को विकसित करती है। तो ये भी सही है। यहाँ पर गलत कौन हो जाएगा, 1, और जो गलत होगा वो सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुभाषिकता का प्रयोग एक संसाधन के रूप में करना चाहिए, जिससे, यानी बहुभाषिकता जो है उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, संसाधन के रूप में करना चाहिए। इससे क्या होगा, पहला है बच्चे बहुत से भाषाएं सीख सकें, कि हम बहुभाषा का प्रयोग इसलिए करते हैं कि इससे बच्चे बहुत भाषा को सीख सकेंगे। तो ये सही है। 2 में शिक्षक बहुत सी भाषाएं सीख सकें। ये भी सही है कि शिक्षक भी इससे कई भाषाएं के सीख सकता है। ये बहुभाषिकता का फ़ायदा है, लेकिन यहाँ पूछा है बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे क्या होगा। तो आगे पढ़ेंगे, दोनों पॉजिटिव है। और आगे है प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा एवं स्वीकृति का एहसास हो। बिल्कुल सही, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और 4 में है बच्चे बहुत से भाषाओं से वर्जित हो सके। तो ये हो जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। बस बच्चे बहुत से भाषाओं से वर्जित बिल्कुल नहीं होते हैं। अब यहाँ आपको चुनना है कि संसाधन के रूप में हमें क्यों कार्य करना चाहिए। तो इसलिए करना चाहिए, इससे बच्चा क्या होता है, सुरक्षा एवं स्वीकृति का एहसास हो। जैसे स्कूल में हो जाता हो
और उनकी स्कूल में उनके घर का भाषा बोला जाएगा तो उन्हें लगेगा कि यहाँ हमारे स्कूल में घर के जैसा माहौल है। मान लेते हैं आप दिल्ली से हैं और आप मान लेते हैं इंग्लैंड में रहते हैं, वहाँ कोई हिंदी बोल लिया तो ये हिंदी क्या है, आपकी लैंग्वेज है। तो आप जब हिंदी बोलते उसे सुनेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा, अपनापन उनमें महसूस होगा। तो क्या होता है कि अपनी भाषा जहाँ होता है वहाँ हमें अपनापन महसूस होने लगता है। तो जब स्कूल में बच्चे की मातृभाषा को स्वीकृति मिलेगा, उस संसाधन के रूप में करेंगे तो क्या होगा, बच्चे से सुरक्षा एवं स्वीकृति का एहसास कर सकेंगे। तो थर्ड बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न था जिसको हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप तैयारी कीजिए और आप हमें ये बताइएगा कि आपके टोटल कितना सही हुआ है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप लोग चैनल में बने रहें, अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद दोस्तों।